हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोशन ऑनलाइन। हम लोग नया अध्याय अपना अध्याय नंबर 3 चालू कर चुके थे, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो पहली कक्षा थी हमारी, उसके अंदर मानव जनन की जो आधारभूत बातें थी, जो उसका सामान्य परिचय था और उसके अंदर कुछ स्पेसिफिक जो हमें टर्मिनोलॉजी सीखनी थी वो हम लोगों ने कर लिया था। आज हमें उसके आगे की चीज करनी है और यहाँ से असल में जो सभी चीजें मानव जनन के अंदर आती हैं वो विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। कल वाली क्लास में हमने कर लिया था कि जो मानव है, मानव के अंदर लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है और एक नर व एक मादा, मानव के अंदर एक नर व एक मादा दोनों की आवश्यकता होती है प्रजनन के लिए। हमने जो जरूरी बातें थी, एक ऊपर का एक ओवरव्यू बोल सकते हैं, हमने कल वाली क्लास में कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे नर जननांग के बारे में कि नर जननांग की संरचना कैसी होती है, कहाँ होती है और क्या-क्या बातें नर जननांग के बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलो बच्चों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं नर जननांग के बारे में। नर जननांग। जब भी हम अध्ययन शुरू करते हैं, जब भी हम पढ़ाई शुरू करते हैं जननांगों की, हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, और ये जो कहानी मैं सिखा रहा हूं ये कहानी यहां से शुरू होगी और आगे मादा जननांग के अंदर भी चलेगी। जब भी हम बच्चों बात करते हैं जननांगों की, जननांगों को हमेशा दो हिस्से में पढ़ा जाता है, जहां पे जननांगों में से एक संरचना को हम बोलते हैं नर जनन, प्राथमिक जननांग, और बाकी वो संरचनाएं जो वहां पे जनन में मदद कर रही होती हैं उन संरचनाओं को हम बोलते हैं द्वितीयक या सहायक संरचनाएं। स्पष्ट है बच्चे? तो हम नर जननांग के का अध्ययन करें या मादा जननांग का अध्ययन करें, वहां पे एक होगा प्राथमिक या मुख्य जननांग और बहुत सारे होंगे उसके सहायक जननांग। यह सीधी सी बात है। जब मैं बात करता हूं नर जननांग की, तो नर जननांग का जो मुख्य भाग है, जो प्राथमिक जननांग है, वो होता है वृषण। और वृषण पाया जाता है वृषण कोष के अंदर। वृषण कहाँ पाया जाता है बच्चे? वृषण कोष के अंदर। और वृषण कोष के अंदर वृषण के अंदर ही जो वृषण कोष में स्थित है, वहां पे ही युग्मक जनन होता है, शुक्र जनन होता है, और नर युग्मक यानी शुक्राणु का बनना वृषण के अंदर होता है। वृषण और जो जननांग जो जननांग का वो हिस्सा जो इस शुक्राणु को मादा के शरीर में डालता है, जिसके हेल्प से हम इस शुक्राणुओं को मादा के शरीर में विमोचित करते हैं, वो दोनों संरचनाएं बहुत अलग अलग हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से जननांग के उस हिस्से तक जहां से विमोचन करना है और उस हिस्से से जहां पे ये शुक्राणु बने हैं, इनके बीच में नलिकाएं पाई जाती हैं और वो नलिकाओं को हम बोलते हैं सहायक या द्वितीयक जननांग। तो आइए एक बार पहले नाम देखते हैं कि अगर मैं नर जननांग का अध्ययन कर रहा हूं तो नर जननांग को हम दो हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक हो गया नर जननांग के भीतर की वो संरचना मुख्य या प्राथमिक जननांग। एक क्या हो गया? मुख्य या प्राथमिक जननांग। और दूसरा हो गया द्वितीयक जननांग। एक हो गया प्राथमिक और एक हो गया द्वितीयक। सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ता है, मैंने क्या बोला, ये नर व मादा दोनों के अंदर चलेगा, दोनों के अंदर प्राथमिक व द्वितीयक जननांग पाए जाएंगे। वो जननांग प्राथमिक किसे बोलेंगे, किस बेस पे आपने किसी को प्राथमिक बोला, ये चीज बड़ी जरूरी है। नर या मादा दोनों के लिए, दोनों के शरीर में जननांग का वो हिस्सा जहां पे युग्मक जनन होता है, और आप लोगों ने सुन रखा है, आप लोगों ने पहले अध्याय में पढ़ा था कि किसी भी
सजीव के जीवन काल को जब हम देखते हैं तो उसके जीवन काल को हम कितने हिस्सों में बांट सकते हैं? उसके जीवन काल को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक वो हिस्सा जब वो पैदा होता है और पैदा होने से लेके उसके अंदर जननी क्रियाएं शुरू होना, प्रजनन की अवस्था की शुरुआत होने के बीच का समय, जिसे आप किशोरावस्था बोलते थे। याद आ रहा है? जिसे आप क्या बोलते थे? किशोरावस्था बोलते थे। जो तो प्राथमिक जननांग क्या है? जो किशोरा अवस्था खत्म होने के बाद जब जनन अवस्था शुरू होती है, तो जनन अवस्था में शरीर के जिस अंग के भीतर जनन अवस्था के बाद वहां पे युग्मक जनन और जो जनन हार्मोन है उनका श्रावण होता है, उन्हें हम बोल देते हैं प्राथमिक जननांग। तो प्राथमिक जननांग क्या हुआ? जननांग का वह भाग जहां युग्मक जनन, जो यहाँ पे क्या है, नर के अंदर युग्मक कौन सा बनता है? शुक्राणु बनते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप क्या बोल देते हैं? शुक्र जनन। जननांग का वह भाग जहां पे युग्मक जनन या शुक्र जनन होता है तथा जनन हार्मोन का श्रावण होता है। युग्मक जनन होता है, शुक्र जनन होता है और जनन हार्मोन का श्रावण होता है, प्राथमिक जननांग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक जननांग कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि आप कभी भी प्राथमिक या प्राइमरी किसको बोलेंगे, कौन मुख्य हिस्सा है। जहां पे भी हार्मोन का श्रावण हो रहा हो और जहां पे युग्मक जनन हो रहा हो, वो क्या कहलाता है? वो प्राथमिक जननांग कहलाता है। यहाँ पे हम जो प्राथमिक जननांग मानते हैं मानव के अंदर, वो होता है वृषण। वो क्या होता है बच्चे? वृषण होता है। द्वितीयक जननांग में देखते हैं तो बहुत सारी संरचनाएं, जैसे जालिकावत वृषण, शुक्र वाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शिशन। ये हिस्से जो हैं वो कहलाते हैं द्वितीयक जननांग। द्वितीयक जननांग किसे बोलेंगे? जो नर के लिए जो शुक्राणु को मादा जननांग में विमोचित करने में सहायता जो क्या करते हैं, जो शुक्राणुओं को मादा जननांग के अंदर विमोचित करने में सहायता करते हैं, उन्हें क्या बोल देते हैं? द्वितीयक। जिसमें क्या क्या हो जाएगा? वृषण, शुक्रवाहिनियां, अधिवृषण, शुक्रवाहिका और शिशन। इनके साथ साथ कुछ सहायक ग्रंथियां भी होंगी। यहाँ पे इनके साथ साथ कुछ ग्रंथियां भी होती हैं।
अब आप समझिए, मेरी मेन बात समझिए। जब भी हम शुरू कर रहे हैं पढ़ना, जब भी हम शुरू कर रहे हैं समझना नर जननांग के बारे में, दो हिस्सों में बांट दिया आपने। एक को बोल दिया प्राथमिक या मुख्य जननांग, दूसरे को बोल दिया द्वितीयक या सहायक जननांग। यस और नो? अब बच्चे एक बात सुनिए कि ये जरूरत पड़ी क्यों। जब भी हम नर जननांग की संरचना को देखते हैं तो नर जननांग का जो मुख्य हिस्सा है, नर जननांग का जो मुख्य हिस्सा है, जो मेन भाग है, वो भाग कहाँ पाया जाता है, जरा इसके बारे में एक बार सोचिए। नर जननांग का जो सबसे मुख्य हिस्सा है, मुख्य भाग है, वो मुख्य भाग पाया जाता है कहाँ पर? वो पाया जाता है मानव की अगर शरीर की बात करें तो उसके श्रोणि मेखला के ऊपर, उसके पेल्विक गर्डिल के ऊपर, जो उसके उदर है, जो उदर का निचला हिस्सा है, पेट का निचला हिस्सा, उस निचले उदरी भाग से भी बाहर की तरफ एक पैकेट निकला होता है, एक पाउच निकला होता है। समझिए, अगर ये मैं बोल रहा हूं कि ये एक मानव का ये उदर है, पेट है, ये उदर का, ये हो गया, ये उदर है, तो ये क्या हो गया? उसका निचला उदर हो गया, पेट का नीचे का हिस्सा। ये क्या हो गया बच्चे? निचला उदर, पेट का नीचे का हिस्सा। यहां पे एक पाउच जैसी संरचना पाई जाती है, ध्यान दीजिए। इसके पेट के निचले हिस्से पे, श्रोणि मेखला के ऊपर, यहाँ पे एक पाउच जैसी रचना पाई जाती है, ऐसी। ये रचना कहलाती है वृषण कोश। ये रचना क्या कहलाती है? वृषण कोश। इस वृषण कोश के भीतर वृषण पाया जाता है, यहां पर। इस वृषण कोश के भीतर एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। स्पष्ट है? जरा देखिए, हम प्राथमिक जननांग की जब बात कर रहे हैं, वृषण जो हमारा क्या है, अभी हमने पढ़ा भी, वृषण क्या है? हमारा प्राथमिक जननांग। तो सबसे पहले इसके पोजीशन की बात करें, सबसे पहले इसके पोजीशन की बात करें, थोड़ी इसकी कहानी सुनिए। क्या बोल रहे हैं? वृषण मानव उदर के निचले हिस्से में श्रोणि मेखला के पास वृषण कोश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है बच्चे? वृषण कोश में पाया जाता है, इस जगह पे वृषण कोश। वृषण कोश में पाया जाता है, इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? वृषण कोश। वृषण सामान्यतया एक जोड़ी वृषण सामान्यतः एक जोड़ी की संख्या में होते हैं। इंसान के अंदर कितनी? एक जोड़ी की संख्या में होते हैं।
समझना है एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात। सवाल यह है कि यार मानव के अंदर जो वृषण है वो शरीर के बाहर एक अलग थैले में क्यों पाया जा रहा है? अलग थैला कौन है? वृषण कोश। क्या रीजन है? क्योंकि हमें पता है ये प्राथमिक जननांग है और यहाँ पे क्या बनने हैं? यहाँ पे बनने हैं शुक्राणु। क्या बनने हैं बच्चे? शुक्राणु। तो जरा सोचिएगा और समझिएगा, इंपॉर्टेंट बात ये सवाल आता है। वृषण वृषण कोश में शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। वृषण कहाँ है? शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। यस और नो? यहाँ से शरीर के बाहर एक थैलीनुमा संरचना है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? वृषण कोश बोल रहे हैं। वृषण कोश में शरीर से बाहर एक थैलीनुमा संरचना में है। वृषण को शुक्र जनन के लिए सामान्य शारीरिक तापमान से सामान्य शारीरिक तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है जो वृषण कोश द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह है मेन बात कि ये शरीर से बाहर क्यों है? क्योंकि वृषण के अंदर यहाँ पे शुक्र जनन होना है और शुक्राणुओं के बनने के लिए, शुक्र जनन के लिए हमेशा जो तापमान है वो शारीरिक तापमान से क्या होना चाहिए? सामान्य शारीरिक तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। क्या बोला मैंने? शारीरिक तापमान से 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ का तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए, तब जाके यहाँ पे क्या होगा? शुक्र जनन होगा। और ये सुनिश्चित कैसे किया जाता है कि ये तापमान हमेशा 2.5 से 3 डिग्री सेल्सियस शरीर से क्या रहे? कम रहे। ये सुनिश्चित किया जाता है वृषण कोश के द्वारा। अब आप सोचेंगे कि वृषण कोश तापमान को कैसे सुनिश्चित कर लेता है? तो उसके लिए आइए आपको दिखाता हूं एक बढ़िया सी बात। ये उदर है, पेट है, और पेट के नीचे पाया जा रहा है ये वृषण कोश। ये उदर है बच्चे, पेट के नीचे क्या पाया जाता है? ये वृषण कोश। ये यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये वृषण हमेशा वृषण कोश में पाया जाता है, ऐसा नहीं। जब भ्रूण का विकास होता है तो उस स्थिति में वृषण, प्रारंभिक स्थिति में जो वृषण है वो यहीं लोअर एब्डोमेन में पाए जाते हैं। यहाँ पे वृषण
ये क्या है? भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में भ्रूणीय विकास की प्रारंभिक अवस्था में वृषण उदर गुहा के निचले हिस्से में पाया जाता है। ध्यान से देखें, कहाँ है ये? लोअर एब्डोमेन में। क्लियर है बच्चे? वृषण कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के निचले हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, भ्रूणीय विकास के क्रम में ये भ्रूण, यहाँ पे एक कैनाल है जिसका नाम है, ये एक पाइप है। भ्रूणीय विकास के क्रम में इसे हम क्या बोलते हैं? इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल, ये आप लोगों की पुस्तक में दिया नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आता है, तो बस नाम लिख दिया, आप बस समझ जाइए, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा इसका नाम समझने के लिए। शुरुआत में कहाँ है ये उदर के अंदर है। शुरुआत में कहाँ है? उदर गुहा के निचले हिस्से में। लेकिन जैसे जैसे भ्रूणीय विकास होता है, ये 5 to 7 मंथ में 5 से 7वें महीने के बीच, भ्रूणीय विकास के 5 से 7 महीने के 7वें महीने लिखना चाहिए था, जनरली सामान्यतः 5वें से 7वें महीने के बीच वृषण इंग्युनल नलिका से वृषण कोश में उतर जाता है। क्या करता है ये? इंग्विनल नलिका में उतर जाता है। मतलब जो यहां था शुरुआत में भ्रूणीय विकास में 5वें से 7वें महीने में क्या होता है, वो इस रास्ते से निकल के आ जाता है इस वृषण कोश के अंदर। ध्यान देंगे, जब ये वृषण कोश में आता है तब तो थोड़ा सा संरचना भी इसकी क्या होगी? छोटी होगी। अरे हाँ या ना? जैसा यहाँ पे है थोड़ा सा क्या होगा? ये छोटा ही होगा। लेकिन जैसे ही ये वृषण कोश के अंदर आता है, वृषण कोश के अंदर आते ही जैसे यहाँ पे नीचे आता है, नीचे उतरते ही इस वृषण कोश के अंदर से पतली पतली कुछ मांस पेशियां, धागे नुमा मांसपेशियां इसको वृषण के आधारीय भाग से जोड़ देती है। इसको क्या करती हैं? यहां से जोड़ देती है। ये देखो, मतलब ये जब नीचे आया तो नीचे आते समय इसको यहां से जोड़ दिया जाता है, ये धागे जैसी संरचना की मदद से। किसकी मदद से बेटा? इस धागे जैसी संरचना की मदद से, जिसे बोलते हैं हम गुबेर्ना कॉर्डिस। धागे नुमा मांसपेशियां, है ना? धागे के जैसे क्या है ये?
मस्कुलर टिश्यूज हैं, मांसपेशियां हैं, जिन्होंने इसको आधारी भाग से किससे जोड़ दिया? वृषण कोष से। पहली चीज। दूसरी चीज, यह जब वृषण कोष से उतर के आ रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, जब ये वृषण कोष से यहाँ पे उतर के आ रहा है, तब भी इसका संपर्क वृषण कोष, ये उदर के, गलत बोल दिया, जब भी ये उदर से नीचे उतर के आ रहा है, तब भी इसका जो कनेक्शन है ये ऊपरी हिस्से से बहुत अच्छे से बना होता है। यहाँ पे एक मोटा, यहाँ पे कॉर्ड था, यहाँ पे कॉर्डिस था, हमने क्या लिखा? कॉर्डिस, मतलब धागे नुमा पतला सा मसल था, यहाँ पे पूरा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से, ये पूरा का पूरा एक मोटा धागा, यहाँ पे कॉर्डिस बोल रहे थे, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको कार्ड। यहाँ पे क्या बोल देते भैया? इसको कॉर्ड बोल देते हैं। ये एक मसल्स का पूरा मोटा सा धागा इसको क्या करता है? नीचे तक लेके आता है। ये देखो, इंग्युइनल कैनाल से, मतलब वृषण जो है नीचे आने के बाद भी ऊपरी हिस्से से जुड़ा होता है इसी धागे से, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ऐसा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है एक मोटे धागे से जुड़ा हुआ है। इसे क्या बोलते हैं बच्चे? हम लोग स्पर्मेटिक कॉर्ड बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है बच्चे? कुछ मसल्स पाई जाती है। ध्यान से देखना, स्पर्मेटिक कॉर्ड में एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, रक्त वाहिनियां, धमनी और सिरा, रक्त वाहिनियां हैं। दूसरा यहाँ पे तंत्रिका कोशिकाएं हैं, नर्वस सेल है। क्लियर है बच्चे? क्या है? नर्वस सेल, रक्त वाहिनियां हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं, और यहाँ पे एक मसल पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं क्रीमेस्टर मसल। क्रीमेस्टर की मांसपेशियां क्या पाई जाती है? क्रीमेस्टर मसल। ध्यान से देखना, यानी ये जो आ रहा है इसके अंदर से इसके चारों तरफ क्रीमेस्टर मसल की पेशियां हो गई, दोनों के अंदर ही। ध्यान से देखेंगे, बहुत आराम से समझ में आएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये हो गई क्रीमेस्टर मसल की पेशियां बच्चों, ये जो संरचना दिख रही है, जो इस वृषण को, अब हमने तो 2D डायग्राम बनाया है इस पूरे वृषण के ऊपर, ये गोल सा वृषण है,
ध्यान से देखना, ये मान लो हमारा एक अंडाकार वृषण है, तो इस वृषण के ऊपर पूरी ऐसे ये क्रीमेस्टर मसल आ रही है, ये उसने ऊपर टच किया तो चारों तरफ से इसको, ये गोल संरचना है ना, इसके चारों तरफ से ये क्रीमेस्टर की मसल पाई जाएंगी। यस और नो? ये वाला क्रीमेस्टर मसल पाई जाती है चारों तरफ। और यहां पे भी एक और मसल है, जो मसल क्या कर रही है, इसको साइड के दीवारों से जोड़ रही है। जो इसको बगल के दीवार से भी चारों तरफ से जोड़ देती है। यानी वृषण एक बार नीचे आया तो ये वापस ऊपर नहीं जा सकता। पहली चीज, क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि आने के बाद वृषण को सबसे पहले जो बाल के जैसे मांसपेशियां थी, जिसे हम लोगों ने गुबर्नाकुलम कॉर्डिस बोला था, इस गुबर्नाकुलम कॉर्डिस ने क्या कर दिया? नीचे से जोड़ लिया। आपको सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिख जाए, इसके लिए ना मैं गुबर्नाकुलस कॉर्डिस की जो बाउंड्री है इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दे रहा हूं, कि आपको ये समझ में आ जाए कि यहां से क्या है, पतले धागे जैसे मसल्स हैं। व्हाट इज दिस? गुबर्नाकुलम कॉर्डिस। ये क्या हो गई? इस बीच में हो गई गुबर्नाकुलम कॉर्डिस की मसल, ये नीचे नीचे। यस और नो बच्चे? इसके ऊपर ये हो गई क्रीमेस्टर मसल, हमने पहले कर दिया। और ये जो इसके साथ तीसरी मसल जो सफेद वाली बना रहा हूं मैं, ये होती है डार्टोस मसल। इसे क्या बोलते हैं? डार्टोस की पेशी, डार्टोस मसल। यानी इस तरीके से ये पूरी की पूरी संरचनाएं यहाँ पे अरेंज हो रही हैं, बन रही हैं। दिख रहा है आपको? प्रॉपर ये जो संरचनाएं हैं, ऐसे यहाँ पे इस तरीके से इनका फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो संरचनाएं आप देख रहे हैं, ये संरचनाएं कर क्या रही हैं? यहाँ पे दो जो मसल्स हैं, ध्यान रखना बच्चे, जो ऊपर से डार्टोस मसल आया है ना, जो तापमान का नीचे बनाए रखना है, वृषण कोश के भीतर तापमान नियंत्रण का कार्य मुख्यतया दो मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। अब जरा आप ध्यान से समझेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। दो मांसपेशियों द्वारा किया जाता है। पहली और मुख्य मसल जो है इसके लिए, वो है डार्टोस की मसल। वो क्या बेटा? डार्टोस की पेशी। और दूसरा है यहां पे क्रीमेस्टर मसल। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी पेशी उत्तरदायी है, कौन सी पेशी जरूरी है, उत्तरदायी है इस वृषण के अंदर, वृषण कोश या वृषण के तापमान को बनाए रखने में, तो आप यहां से हमेशा चुनना डार्टोस मसल को। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रोल दोनों का है, बट डार्टोस मसल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जरा देखिए ये तापमान का नियमन कैसे होता है। मानव शरीर में जब आप वृषण को देखते हैं, वृषण कोश को देखते हैं, तो वृषण कोश की स्थिति अलग अलग मौसम में अलग अलग, वृषण कोश की स्थिति क्या होती है? अलग अलग मौसम में अलग अलग होती है। वृषण कोश सर्दी के टाइम में, जब बाहर का तापमान, जरा सोचना, जब बाहर का तापमान सर्दी के समय पे कम है, तो वो वृषण कोश का तापमान कितना होना चाहिए? शरीर से 2 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस कम, मतलब 34-35।
और बाहर का तापमान है 10-15 डिग्री सेल्सियस, तो वृषण को अपना तापमान 34-35 की रेंज में रखने के लिए ऊपर उठ के उदर गुहा से चिपक जाता है। यानी सर्दियों में जो वृषणों की स्थिति है वो हमेशा शरीर से बिल्कुल पास में चिपके हुए होंगे, क्योंकि आपका शरीर, जो मानव शरीर है, वो समतापी है, वो होम्योथर्मल है, जिसके अंदर शारीरिक उपापचयी क्रियाओं से या किसी भी तरीके से तापमान हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास का मेंटेन किया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। तो वो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास के तापमान को सुनिश्चित करने के लिए वे जो मसल्स हैं, ये मसल्स उठा के, यहाँ पे देखो, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ पे है ना, क्रीमेस्टर मसल जो यहाँ पे यहाँ ऊपर तक फैली हुई है, ये क्रीमेस्टर मसल क्या करती है, इसको सर्दी के टाइम में ऊपर खींच देगी। आप समझिए, सर्दी के टाइम में तापमान के नियंत्रण के लिए क्रीमेस्टर मसल ने क्या किया, इसको ऊपर के तरफ खींच दिया ताकि ये उदर वाले हिस्से से आके चिपक जाए और इसका तापमान कैसा रहे, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बाहर का तापमान 10 है। गर्मी के टाइम में जब आपके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, बाहर का तापमान बहुत ज्यादा, यस और नो, बाहर का तापमान क्या है, गर्मी में 40-42, तो ये आपके शरीर से नहीं चिपकती, क्योंकि गर्मी ज्यादा है तो आपके शरीर का तापमान भी क्या रहता है, ऊपर। तभी ये जो वृषण कोश हैं आपके उदर गुहा से दूर, अपने आप को स्थित कर लेते हैं, ताकि वहां से वो तापमान को आसानी से निकाल सके। जो विकिरण विधि द्वारा है वो तापमान को निकाल के अपना तापमान वो 34-35 डिग्री से, मतलब वृषण कोश की मदद से आप मेनली क्या कर रहे हैं, आप तापमान का नियंत्रण करके शुक्र जनन करवा रहे हैं। क्लियर? मानव के अंदर, ह्यूमन के अंदर ये तापमान नियंत्रण करना पड़ता है। क्लियर है बच्चे? अब कुछ जंतु ऐसे होते हैं, सुन लीजिए, आपको लिखना नहीं है, कुछ जंतु ऐसे होते हैं, मैं लाइन लिख देता हूं, चलो यार, है ना, ये बाद में तुम लोग भूल जाते हो ये लाइन है, हालांकि आपके बुक में नहीं है, बस मैं बता रहा था, लिख देता हूं। कुछ जंतुओं में सामान्य शारीरिक तापमान पर ही, कुछ जंतुओं के अंदर क्या होता है, सामान्य शारीरिक तापमान पर ही शुक्राणुओं का जनन हो जाता है, शुक्र जनन हो जाता है। अतः उनमें वृषण निचले उदर गुहा में ही पाया जाता है। जब उनके अंदर उसी तापमान पे हो जा रहा है तो उनके अंदर वृषण कोश यानी शरीर के बाहर नहीं रखना पड़ता, वृषण गुहा में ही स्थित होता है। वृषण क्या है, वृषण गुहा के अंदर ही स्थित होता है। दूसरी चीज, कुछ मौसमी प्रजनक के अंदर, जो सीजनल ब्रीडर होते हैं, कुछ मौसमी प्रजनक जंतुओं में वृषण केवल प्रजनन के मौसम में नीचे आता है। जब वहां पे शुक्राणु बनाना हो, उनके अंदर प्रजनन का समय हो, तो प्रजनन के मौसम में नीचे वृषण कोश में आता है। कब आता है, सिर्फ प्रजनन के मौसम में। जब उनके अंदर ब्रीडिंग सीजन होगा तो नीचे आएगा, ब्रीडिंग सीजन खत्म, वापस ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से वृषण का तापमान वृषण कोश क्या करता है, नियंत्रित रखता है। अब इस वृषण के अंदर कौन सी संरचना है जहां पे शुक्र जनन होगा, और कैसे ये शुक्राणु जो प्राथमिक जननांग के अंदर बना है, जो यहां बना है,
वो कैसे इस स्टेशन तक पहुंचेगा जिसकी मदद से इसे विमोचित किया जाता है, ये पूरी संरचना, ये पूरी बातें हम लोग करेंगे अगली कक्षा में। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।